नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए टेस्ट 7 लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? आंसर बताइए। ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरल या डी झारखंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति आपकी झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में जो है छोटा नागपुर का पठार है, वहीं पर यहाँ पे संथाल जनजाति, हो जनजाति भी और कौन जनजाति पाई जाती है यहाँ पर? एक ओरांव जनजाति है और मुंडा जनजाति भी यहीं पर पाई जाती है। संथाल इसलिए फेमस है क्योंकि ये 1855 में, जब 1857 क्रांति के पहले यहाँ पर संथाल विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के समय, इसलिए ये बहुत फेमस है। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? झारखंड में ही हुआ था। और हो विद्रोह भी वहीं पर हुआ था। अगर बात करते हैं राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पे आपकी जो है भील जनजाति पाई जाती है और कौन सी सहरिया जनजाति पाई जाती है। अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में आपकी गद्दी और लाहौली दो जनजाति पाई जाती है, जो कि गद्दी बहुत मुख्य प्रमुख है क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। बात करते हैं केरल की, तो केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मोपला जनजाति पाई जाती है। यहाँ पे अंग्रेजों के समय 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था, इसलिए ये जनजाति बहुत ही फेमस है। और कहाँ से पता है किस तट पर पाई जाती है? तो मालाबार तट पे मोपला जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, जो मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी क्या है? ये मिट्टी से संबंधित प्रश्न है, बताइए आपकी। पहला है रेतीली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या फिर डी आपकी रेगुड़ मिट्टी हो जाएगी, बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मालवा का पठार है ये लावा से बना हुआ है, तो ये काली मिट्टी का क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्कन में पाया जाता है। और ये जो रेगुड़ मिट्टी है वो काली मिट्टी भी इसको कहते हैं। और इसमें जो है पानी की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये एक बार पानी भरने पर जलोढ़ की तरह काम करने लगती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि कौन सा उत्पादन किया जाता है, तो काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी को कपास इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं, इसलिए महाराष्ट्र को कपास का घर भी कहते हैं। रेतीली मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है, जैसे थार का रेगिस्तान हुआ वहाँ पर रेतीली लाल मिट्टी ये वहाँ पर पाई जाती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गए, जहाँ तटीय प्रदेश होते हैं वहाँ पर लाल मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। जैसे वहाँ पर जैसे पहाड़ों पर हो गए लाल मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और कुछ असम के क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और सभी फसल के लिए ये। और पूछता है एक क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा जो है किस में फसल उत्पादित किया जाता है या सबसे ज़्यादा उर्वरा किस में होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में बताते हैं। पूछता है कि गंगा का जो है जलोढ़ मैदान है, गंगा और यमुना का जो दोआब पड़ता है, तो वहाँ पर कितने फीट तक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो 6000 मीटर, लगभग 6 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण किया गया है। अगला देखते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? बताइए आंसर। तो ए नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन, बी पाल या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करता है तो विश्व के नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व के जो है हरित क्रांति के जनक कहा जाते हैं। और जो ये कहाँ के थे? ये रहने वाले थे अमेरिका के। बाद में ये मैक्सिको आ गए। और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ से थे, तो ये मैक्सिको से थे। अगर ये हो गया आपके विश्व में। अगर पूछेगा कि भारत में, क्वेश्चन पूछा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये एस एम एस स्वामीनाथन है। और इनको अभी हाल ही में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसमें? कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और पूछेगा कि दुग्ध के उत्पादन में कौन है, तो वर्गीय कुरियन को दूध के उत्पादन का पिता कहा जाता है। कहाँ पे? भारत में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो आप बताइए कहाँ पर हैं। ऐसे ही जो हमारा यूट्यूब चैनल है कैपिटल ऑफ लर्निंग, आप लाइक कर दीजिए तथा मित्रों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो को आप तक जल्दी से पहुँचे। और सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बताइए कहाँ पर है? वाराणसी है, लखनऊ है, मैसूर या बंगलुरु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सब्जी संस्थान कहाँ पर? वाराणसी में। यहाँ पर जो चावल का है, जो फिलीपींस में जो एशिया का चावल की मंडी कहा जाता है, या वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। तो क्षेत्रीय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो अभी हाल ही में वाराणसी पे स्थापित किया गया है चावल का क्षेत्रीय मुख्यालय। ठीक। और चावल का मेन मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। लखनऊ में क्या है कि ये गन्ना शोध संस्थान भी है। लखनऊ में जो है क्या है, जो हमारे जो है वनस्पति शोध संस्थान है लखनऊ में। और अगर बात करते हैं मैसूर में, तो ये खाद्य जो भारत के खाद्य है सेंटर, वो पर जो है केंद्रीय खाद्य
संस्थान कहाँ पर, मैसूर में है। मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटक के एक शहर है। आप नाम सुने होंगे, टीपू सुल्तान मैसूर के थे, या आपको हैदर अली कहाँ के थे, मैसूर के राजा थे। और बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु में आपका जो सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, ये कर्नाटक की राजधानी है। अगला देखते हैं। जल्दी से अपने मित्रों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख पाएँ और उनको भी बहुत ही अच्छे करंट अफेयर और इससे जो है जितने भी जीएस हैं और जितने भी जो आपके स्टैटिक जीके इसे मैं लेकर आता रहूँगा। ये आपके लिए जैसे जूनियर भर्ती हो गई, प्राइमरी भर्ती हो गई यूपी की, और इसमें यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीयूएसआई, एसएससी जीडी, सबके लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चारों फैक्ट में आपको बता रहे हैं कि ऑप्शन में कौन कौन से संबंधित हैं। तो देखिए इसमें वर्ष पर बोई जाने वाली फसल कौन है, उड़द है, गेहूँ है, राई है, या आपका फिर मक्का है। बताइए कि वर्ष भर कौन सी फसल बोई जाती है, तो मक्का आपका वर्ष भर बोई जाती है। मक्का कैसी फसल है, तो मक्का बताएं कि ये खरीफ की फसल है। राई क्या है, राई भी बोई जाती है, ये भी खरीफ की फसल है। गेहूँ की बात करेंगे तो ये रबी की फसल है। उड़द भी क्या है, ये भी आपका क्या है, खरीफ की फसल है। ठीक, तो ऐसे संबंधित करके आप याद करेंगे तो जल्दी से आपको याद हो जाएगा सर। अगला देखते हैं, लीसा प्राप्त होती है शीशम के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, चीड़ के वृक्ष से, या बरगद के वृक्ष से। तो करेक्ट आंसर बताइए, लीसा आपके किससे प्राप्त होती है, चीड़ के वृक्ष से। चीड़ के वृक्ष से क्या होता है, पाइन जो वृक्ष होता है उसे चीड़ से तेल भी प्राप्त करते हैं जिसको पाइनस कहते हैं। और देवदार वृक्ष ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सब लगभग 2500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों में पाए जाते हैं, देवदार और चीड़ के वृक्ष। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है। तो बताइए आप, लखनऊ में है कि गाजियाबाद में है कि नोएडा में है कि कानपुर में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कानपुर में। ये कहाँ पर है, कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, लखनऊ। तो बात करते हैं गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में अभी यूनानी जो है दवा की फैक्ट्री यहाँ पर खोली जा रही है। नोएडा में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उत्तर प्रदेश की, कानपुर में कहा जाता है। तो इसको क्या है, चमड़ा का घर कहते हैं, या पूर्व का मानचेस्टर भी कहते हैं। दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है, यही कानपुर में है। अगला देखते हैं, संपत्ति के अधिकार का किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया था। तो कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के, तो आप बताइए 42वें, 43वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, या 73वें संविधान संशोधन से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। देखिए 78 कैसे ट्रिक से याद करेंगे। और इसमें जो है जो अनुच्छेद छोड़ा गया है, इसमें कहा गया है कि ये 300 का में इसमें जोड़ दिया गया है। पहले ये किस संविधान संशोधन में था, तो पहले ये मूल अधिकारों में था। मूल अधिकार 31 किससे संबंधित है, तो ये कहेगा कि संविधान को जो उसमें वित्तीय अधिकार दिया गया था उसमें ये है, और इसमें जो है संपत्ति का अधिकार हटाकर 300 का में कर दिया गया है। तो अगर याद करेंगे कैसे, तो जैसे 1900 आपका लिए क्या 78, तो 4 4 8 कितना 78, तो लास्ट में 78 है तो इसलिए 8 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन। अगर बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत, इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा गया था, 1993 ईस्वी में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, किसको, पंचायती राज व्यवस्था का। और 1974 ईस्वी में नगर पालिका परिषद जो थी उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और बात करते हैं कि अगर इसमें 42वें संविधान संशोधन, इसको कहते हैं मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की इसको संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये लगभग बहुत ही बड़ा संशोधन है। सबसे ज़्यादा संशोधन इसी में हुए हैं। इसी संशोधन के द्वारा हमारा जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतंत्र जो आपका प्रस्तावना में उसको जोड़ा गया है। और अगला देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन हो जाएगा। तो दिल्ली में राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, किसके अवसर पर बताइए, लॉर्ड कर्जन के, या लॉर्ड मेयो, लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड मिंटो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कब फेंका गया था, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय जब दिल्ली दरबार 1911 में आयोजन हुआ था, तो उस समय रास बिहारी बोस ने इनके ऊपर बम फेंका था, लेकिन ये बच गए थे, इनकी मृत्यु नहीं हो गई। क्यों, क्योंकि दिल्ली दरबार लगा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के समय। अब बात करते हैं चारों ऑप्शन की, तो लॉर्ड कर्जन के समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके समय 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसी ने पहली बार पुरातत्व विभाग की स्थापना की, शिक्षा विभाग की स्थापना की, और इन्हीं के समय जब पुलिस जो है विभाग की स्थापना की गई। बात करते हैं तो लॉर्ड मेयो, ये पहले ऐसे गवर्नर या वायसराय थे जिनकी भारत में मृत्यु हो गई या जिनको हत्या की गई। कहाँ पर, अंडमान निकोबार में एक कैदी ने इनको चक्कू भोंक कर हत्या कर दी गई, और इनसे
सबसे महत्वपूर्ण एक ये भी है कि लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुई। अगर पूछे कि भारत की पहली नियमित जनगणना किस समय हुई थी तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय जनगणना हुई थी। ये सब क्वेश्चन ऐसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे जनसंख्या, जब ये आपका जनसंख्या का पहला कब हुआ था, तो जनसंख्या के नियमित कब इसका किए थे, तो इससे संबंधित क्वेश्चन होता है जो लगभग इंसान में जो एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कंफ्यूजन को देखते हुए मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि कैसे एग्जामिनर इसको क्वेश्चन को बताते हैं। और अगला देखते हैं कि क्या था। लॉर्ड मिंटो के समय एक बात है कि 1909 ईस्वी में इन्हीं के समय सांप्रदायिकता मतलब मुसलमानों के भी वोट देने का अलग से अधिकार दे दिया गया था। इन्हीं को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार, भी फेमस है इनका। इसलिए कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। इसको भी याद करे रहिएगा आप। चलिए अगला देखते हैं। जापान की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? बताइए। होकैंडो, होन्शु, शिकैशु या क्यूशु। तो जापान एक द्वीपीय देश है। इसकी 4 छोटे छोटे द्वीप हैं। जैसे यहाँ पर देख लिए, एक होकैंडो हो गया, एक होन्शु हो गया, एक शिकैशु हो गया, एक क्यूशु हो गया। तो जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो किस द्वीप पर है? होकैंशु द्वीप पर है, जो कि जापान का। और जो टोक्यो है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला क्या है? ये जो है सबसे क्षेत्रफल और जनसंख्या वाला विश्व का ये शहर है। अगर बात करते हैं कि जापान की जो मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा येन है। और जापान की जो है, अगर संसद का नाम पूछता है तो जापान की संसद का नाम डायट है। और जापान में एक फेमस है कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी है। जापान को ज्वालामुखी का घर भी कहते हैं, हाउस ऑफ कहते हैं, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आती है। और यहाँ पर एक फुजियामा जो है क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। अगर पूछेगा कि फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है, तो आप बताएं कि जापान में है। रिंग ऑफ फायर जापान से ही होकर जाता है। अगला देखते हैं। हर्षचरित पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। हर्षवर्धन, बाणभट्ट, तुलसीदास या कल्हड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो उस समय उनके जो है हर्षवर्धन जो है हर्षचरित, हर्षवर्धन के क्या थे? राजकवि थे। तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई क्या आपकी हर्षचरित, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कादम्बरी भी किसके द्वारा लिखी गई है? कादम्बरी की पुस्तक, जो कि बहुत विशाल पुस्तक है और बहुत ज़्यादा इसमें जो है दोहे हैं, तो बाणभट्ट के द्वारा ही लिखी गई है। और बात करते हैं कि हर्षवर्धन जो कि खुद एक कवि था, इन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागनिका भी इन्होंने के द्वारा लिखी गई है। और बात करते हैं तुलसीदास, तो रामचरितमानस जो कि बहुत ही फेमस बुक है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीता दोहावली इन्हीं की रचना है। तुलसीदास की कल्हड़ की एक बहुत ही फेमस रचना है जिसको कहते हैं राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी में किसका इतिहास मिलता है? तो एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसे जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। किसके? कल्हड़ के राजतरंगड़ी से। अलग देखते हैं। दीवान कोही विभाग की स्थापना किस शासक के समय हुई थी? बताइए। तो करेक्ट आंसर बताइए। गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हें क्या था? दिल्ली सल्तनत का सरकार था, तुगलक वंश से संबंधित था। इसने अपने 5 अभियान किए थे। पहला अभियान इसका था दोआब में कर वृद्धि, और दूसरा अभियान था राजधानी परिवर्तन, तीसरा अभियान था सांकेतिक मुद्रा, चौथा खुरासन या कराची अभियान, और तीसरा था आपका वही खुरासन एवं कराची अभियान, पांचवा था। अगर बात करते हैं इसने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थापित की थी? दौलताबाद। जो दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद। दौलताबाद को पहले नाम क्या था? देवगिरी। तो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे। इन्होंने पहली बार जो है दिल्ली सल्तनत में दीवाने कोही जो कि कृषि विभाग से संबंधित था, वहाँ पे जो है विभाग की स्थापना की। इसी के समय एक जो है मोरक्को जो कि अफ्रीकी देश था, वहाँ से आया था भारत में। इन्होंने इब्न बतूता नाम का यात्री था, इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय काजी के स्थान पर नियुक्त हुआ था। अगर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, तो इन्होंने पहली बार जो है ये खिलजी वंश से संबंधित हैं। इन्होंने पहली बार जो घोड़े दागने की हुलिया प्रथा की स्थापना की तथा सैनिकों को नकद वेतन दिया तथा स्थायी सेना भी रखी। और इन्होंने जो है पहली बार जो है इसको देने के लिए पहली बार जो है दीवाने मुस्त खराज विभाग, जिसको वित्त विभाग कहते हैं, ये स्थापना किया। और बात करते हैं कि गयासुद्दीन बलबन जो है गयासुद्दीन तुगलक और गयासुद्दीन बलबन 2 लोग थे। इसमें कंफ्यूज कभी मत होइएगा, ये तुगलक वंश से संबंधित है। तुगलक वंश की स्थापना किए थे। तो इन्होंने पहली बार जो है दिल्ली सल्तनत में नहर की खुदवाई थी। अगर पूछेगा कि दिल्ली में पहली दिल्ली सल्तनत में
के समय भारत में पहली बार नहर खुदवाने की प्रथा किसने जारी की? तो ये क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने ही दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। तो कन्फ्यूजन कभी मत कीजिएगा कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, अक्सर लोग करेक्ट करके आते हैं, लेकिन जब आके आंसर मिलाते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने 300 शहरों की स्थापना की थी, जिसमें जौनपुर था, फिरोज शाह कोटला था, हिसार था, ये सब बल्कि तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक ये तुगलक वंश का था। जौना खान जो था इसका जो है चचेरा भाई था। जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसने जो है गद्दी पर बैठा था। इसने जो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, तो चौथी मंजिल तक बनी थी और चौथी मंजिल क्या टूट गई थी। तो इस पर पूछा जाता है कि 5वीं मंजिल किसने बनवाया था? तो अक्सर लोग लगाते आते हैं इल्तुतमिश, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। इसी ने पहली बार सब 24 करों को माफ करके 4 कर दिल्ली सल्तनत में लगाए। इसी ने जर्जिया कर के जो है प्रथा को समाप्त कर दिया। और इन्हीं के समय जो है ये जो है दीवाने इस्तखैरात, दीवाने जो कि पेंशन विभाग था, और दीवाने जो है बंदगान जो कि किससे संबंधित था? गुलामों से। इन्हीं के समय सबसे ज़्यादा गुलाम कितना थे? 1,80,000 गुलाम किसके समय थे? इसी फिरोज शाह तुगलक के समय थे। इन्होंने एक सर्वे हर्ब जो कि कृषि से संबंधित जो सिंचाई की जाती थी वो प्रथा चलाए थे। सर्वे हर्ब अगर पूछेगा कि किससे संबंधित है तो फिरोज शाह तुगलक के संबंधित है। और दीवाने खैरात की भी स्थापना की थी, और रोजगार प्रथा की भी स्थापना की थी, रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। इस्तेहाक उसको दिया जाता तो जो कि सरकारी पेंशन प्राप्त होते थे। और खैरात जो विधवाएं स्त्री होती थी या जिनको शादी की कन्या की उम्र होती थी उसको के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थे। यही से संबंधित है। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ये गांठ बांध लीजिए, इस प्रश्न को हमेशा पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? तो लोग हमेशा अलाउद्दीन खिलजी को लगा के आते हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो है अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। अगला देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो करेक्ट आंसर बताइए होम रूल का। सरोजनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या एनी बेसेंट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि 1917 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इन्होंने सितंबर में की थी। और बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक उसके बाद में इनकी जो कब स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल के आसपास 1917 ईस्वी को हुई थी। तो होम रूल लीग दोनों लोग शुरू किए थे, लेकिन पहले एनी बेसेंट ने शुरू किए थे। बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेसात बादशाह कहा जाता है। इन्होंने केसरी नामक पत्रिका और मराठा नामक पत्रिका निकाली थी। और एनी बेसेंट को जो है ये पहली ऐसी महिला थी, भारत में पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कब? 1917 में। कहाँ पर? कलकत्ता में किए थे। अगर पूछेगा भारतीय महिला कौन थी तो भारतीय महिला ने ये 1925 में की थी। 1925 में कहाँ की थी? ये जो है कानपुर में की थी। और इनको भारतीय कहा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। 1925 ईस्वी में कहाँ पर की थी? कानपुर में की थी। और प्रथम जो है महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। और इनकी बात करते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1900 आपका हो जाएगा 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना की थी। इनको बंगाल का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। और ये भारतीय जो IECS भी टॉप किए थे। अगला देखते हैं, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताइए करेक्ट आंसर। प्रथम में सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तृतीय गोलमेज या तीनों गोलमेज सम्मेलन में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने सिर्फ एक ही सम्मेलन में भाग लिया था, वो भी तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। इसमें गांधी जी गए थे। किस जहाज से पूछा जाता गए थे? तो ये राजपूताना जहाज से गए थे। कब गए थे? 1931 ईस्वी में। अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। और अगर बात करता है कि तीनों ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो ये कौन थे? आपके भीमराव अंबेडकर थे, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो लोग हमेशा ये लगाते थे कि कांग्रेस ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नहीं, सिर्फ दूसरे जो सम्मेलन हुआ था उसी में भाग लिए थे। क्यों? क्योंकि इरविन से इनकी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कर रहे थे, इसलिए पहले गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग नहीं लिया। अगला देखते हैं, मार्ले मिंटो सदाल किस
मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था, तो बताइए। अभी इसका आंसर हम ऊपर वाले वीडियो में बताए हैं, 1911 में, 1905 में, 1909 में या 1920 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर हम बताया था मार्ले मिंटो सुधार किससे, सांप्रदायिकता से संबंधित है, सांप्रदायिकता चुनाव से संबंधित है। इसमें मुसलमानों के लिए अलग पृथक चुनाव कराने की प्रथा स्थापित हो गई। अगर 1905 की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। इसी में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था और अंग्रेजों के जो वस्त्र वगैरह थे सभी चीज़ें उनका बहिष्कार भी किया गया था। और 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसी समय यह प्रस्तावित हुआ था कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनेगी। तो कब बनी थी, प्रस्तावित कब हुआ था, 1911 में। लेकिन बनी कब दिल्ली की राजधानी, 1912 में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1912 में दिल्ली राजधानी बनी, 1911 कभी नहीं लगाइएगा। अगर बात करते हैं तो 1911 में जब उस समय कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था जनगण मन अधिनायक जो पुस्तक लिखी गई थी, तो इसी में जनगण मन अधिनायक गाया गया था। अगर बात करते हैं तो 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चलाए थे। इसी में चौरा चौरी कांड भी हुए थे। अगला देखते हैं, कार्टिसोल किससे प्रभावित होता है, तो करेक्ट आंसर बताइए। अग्नाशय, पैनक्रियाज, आउटू थायराइड, अधिविक रेडिनल या थाइमस ग्रंथि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये पर कहाँ से ये स्रावित होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एड्रीनल ग्लैंड से। यहाँ पर जो है किडनी के ऊपर दो होते हैं, एक मोड्रला होता है, एक कार्टिसोल होता है। यहाँ पर ऊपर वाले में कार्टिसोल होता है, यहीं से स्रावित होता है। तो करेक्ट आंसर आपका अधिवृक हो जाएगा। अगर बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो जो अग्नाशय को कहते हैं ये द्विधारी मतलब नलिका है। इसमें हार्मोन्स का भी सिक्रेशन होता है, प्लस इसमें एंजाइम्स का भी सिक्रेशन होता है। इसमें दो नलिका होती है, मतलब ये खुली हुई नलिका होती है, बंद नलिका भी होती है। और इंसुलिन का श्रावण भी कहाँ से होता है, यहाँ से बीटा कोशिका, पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से इंसुलिन का श्रावण होता है। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि इंसुलिन का श्रावण कहाँ से होता है, तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से होता है। और अल्फा कोशिका से ग्लूकोकान का श्रावण होता है। और गामा किरण जो गामा होती है उससे क्या होता है, साइटोकाइनिन। और बात करते हैं कि ये जो आउटो थायराइड ग्रंथि है ये कहाँ पर होती है, ये गले में होती है और इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। और बात करते हैं थाइमस ग्रंथि, तो इसकी कमी से कैल्शियम हो जाता है। थाइमस ग्रंथि भी ये थायराइड ग्रंथि के पास में ही होती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा जो थाइमस ग्रंथि होती है छाती के अंदर जहाँ पर दोनों हड्डी जुड़ती हैं यहाँ पर, वहाँ पर थाइमस ग्लैंड होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर बताइए। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, कि प्रोटीन से, कि विटामिन से, कि वसा से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन से हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। विटामिन सिर्फ पाचन के सहायक आहार होते हैं। अगर जो है बात करते हैं अन्न ऑप्शन की, तो ये कार्बोहाइड्रेट से आपका 4.2 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रोटीन से भी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न की बात करते हैं तो कहाँ से होती है, वसा से 9.3 के आसपास किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो पहले कौन टूटता है, तो पहले बात करते हैं तो पहले वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर आपका प्रोटीन टूटता है। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन सा है, बताइए। लद्दाख है, कि जम्मू कश्मीर, कि दिल्ली, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस समय अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस समय सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर को कहा गया है। अगर दिल्ली की बात करती है तो इस समय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो है इसमें मुख्यमंत्री। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। और लद्दाख जो कि ये भी इसी से अलग होकर बना है। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, बताइए। हाइड्रोजन है, कि नाइट्रोजन है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कि ऑक्सीजन है। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला नाइट्रोजन कितना % है, ये 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये भी बहुत कम है, 0.001 के %। ऑक्सीजन कितना है, 46% के आसपास है। तो समझ यहाँ पे अगर बात करता है तो ऑक्सीजन कितना है, 21%। और यहाँ पर कन्फ्यूजन हमेशा होता है कि भूपपटी पे ऑक्सीजन, जो मिट्टी में ऑक्सीजन पाई जाती है वो तो 46% है, लेकिन हवा वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी % पाई जाती है, 21%। और सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, तो हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन सबसे कम पाई जाती है। सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 21%। उसके बाद आर्गन 0.93% आर्गन गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को बताई दिए 0.3%। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बताइए आपका क्षोभ मंडल है कि समताप मंडल है कि आयन मंडल है या बहिमंडल है। तो ये सबसे ऊपरी वाला परत क्या हो जाएगी आपकी बहिमंडल, उसके नीचे आपका आयन मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आपका क्षोभ मंडल। तो इसी के बीच में मध्यमंडल भी पाया जाता है। तो बहिमंडल में जो क्या होता है, यहाँ से सूर्य की किरणें आती हैं और यहाँ पर जो है उपग्रह वगैरह जो है लॉन्च किए जाते हैं। और आयन मंडल में क्या होता है, रेडियो तरंगे जो होती हैं यहीं पर जो है ट्रांसमीटर द्वारा परावर्तित या अपवर्तित होती रहती हैं। समताप मंडल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए जो हवाई जहाज़ वगैरह उड़ती हैं समताप मंडल में ही उड़ती हैं। और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है जो कि आने वाली सूरज से अल्ट्रा वायलेट किरणों को क्या करती है, परावर्तित कर देती है और पृथ्वी पर जीवन यापन को सुगम बनाती है। और क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो जितने भी जैसे जो भी पानी व वर्षा जो भी बरस रहे हैं यहाँ पर, आंधी तूफान जितनी भी क्रियाएं होती हैं पृथ्वी पर, वो सब कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। ये थे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके भी मैंने फैक्ट भी बताए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो ऐसे ही टेस्ट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, बस आप लोग अपने मित्रों में इसको शेयर कर दिए कि ये वीडियो। तो चलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।